अस्सलाम वालेकुम। प्रीनल हम देख रहे थे एक्यूट किडनी इंजरी जिसको हम कहते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि उसकी टाइप्स को हमने डिस्कस किया था, प्री रीनल, पोस्ट रीनल, इंट्रा रीनल, उसकी कॉजेज़ को, फिर इसकी इन्वेस्टिगेशंस को हमने डिटेल से देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर। तो एक्यूट किडनी फेलियर की वजह से क्या हो सकता है? एक तो एडिमा हो सकता है ना, तो अगर वो हमारी लंग्स के अंदर एडिमा शुरू हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, तो पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा। तो हम जो है उसको डायरेटिक्स से ट्रीट करेंगे, विच वी यूज़ अ फ्यूरासेमाइड। इसी तरह मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लाइक हाइपरकैलेमिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम जो है उसकी एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रही, एंड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम आईसीएफ टू ईसीएफ ड्यू टू टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड एसिडोसिस। तो क्या हो रहा है, पोटेशियम जो है वो जो है उसकी एक्सक्रीशन भी कम हो रही है, और टिश्यू की डिस्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि सेल्स के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है ना, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है वो पोटेशियम ज़्यादा हो गया है, हाइपरकैलेमिया हो गया है। तो और एसिडोसिस होती जा रही है। तो दैट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन। फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है विद इंक्रीज्ड एनायन गैप। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आइंस जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे। तो फिर हमने क्या किया उसके लिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट से ट्रीट किया। फिर हाइपोकैलेसीमिया हो रहा है। क्यों? क्योंकि किडनी जो है उसकी एबिलिटी लूज़ हो गई है कि वो विटामिन डी को एक्टिव करे, और फिर हाइपोकैलेसीमिया होगा। ऑब्वियसली कैल्शियम जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि विटामिन डी नहीं है। इसी तरह हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, ठीक है। तो हाइपोनेट्रीमिया जो है इसको फिर हम जो है वो करते हैं किसके साथ करेक्ट, के उसके हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे। फिर जो है क्योंकि फॉस्फेट एक्सक्रीट नहीं हो रहा, तो हाइपर फॉस्फेटीमिया हो रहा है, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फेट ये ऑपोजिट होते हैं, हाइपोकैलेसीमिया, हाइपर फॉस्फेटीमिया। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता जा रहा है, हाइपर यूरेसीमिया। तो कौन कौन सी चीज़ें हाइपर हो रही हैं? हाइपर यूरेसीमिया, हाइपर फॉस्फेटीमिया, हाइपर कैलीमिया। और कौन सी चीज़ें कम हो रही हैं? और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। और कौन सी चीज़ें कम हो रही हैं? हाइपोकैलेसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। सोडियम और कैल्शियम कम हो रहे हैं। फिर क्या है? यूरीमिया, कि जब मैंने आपको बताया कि जब हमारे टॉक्सिक एंड मेटाबोलाइट्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हो रहा है एजोटीमिया। और अगर उनके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाए तो उसको हम कहेंगे यूरीमिया, ठीक है। तो यूरीमिया की वजह से क्या होता है? प्लेटलेट्स भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, इम्यून डिसफंक्शन भी होना शुरू हो जाता है, तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है, इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है, फिर पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस आपने पढ़ा था पेरिकार्डाइटिस की जो है ना टॉपिक में। और यूरेमिक इंसेफेलोपैथी शुरू हो जाती है, मतलब अब ऑर्गन ख़राब होना शुरू हो गया है। इन्फेक्शन जो है ये हमारी मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हमारी है इसकी। और क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि इम्यून फंक्शन ख़राब होता जा रहा है, एंड इट विल रिजल्ट इन न्यूमोनिया, यूटीआईज, वुंड इन्फेक्शन एंड सेप्सिस। तो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी? पल्मोनरी एडिमा, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, यूरीमिया एंड इन्फेक्शंस, ठीक है। टेबल्स इसके जो साइड बॉक्सेस हैं वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखें ट्रीटमेंट हमारा क्या है, कि हमने जनरल मेजर सबसे पहले लेने हैं कि जो वो ड्रग्स जो कि रीनल ब्लड फ्लो को ख़राब करी है, लाइक एनसेड्स, हमने इसकी टॉपिक पढ़ा था, नेफ्रोटॉक्सिक है, उनको हमने अवॉइड करना है। हमने मेडिकेशंस लेवल जो है आपको पता है डोजेज एडजस्ट करनी पड़ती है जिनकी किडनी ख़राब होती है। फिर हमने क्या करना है? हमने फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना है। अगर वॉल्यूम डिप्लीटेड है तो आईवी फ्लूइड्स देने हैं, ठीक है। अगर वॉल्यूम ओवरलोडेड है, क्योंकि वो ओलिग्यूरिया को एनयूरिक होते हैं मोस्टली, तो फिर हमने डायलिसिस करनी है। तो वो डिपेंड करेगा कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, तो हमने उनका बैलेंस मेंटेन करना होता है ताकि जो है हमारा ना तो वॉल्यूम ओवरलोड हो, ना वॉल्यूम जो है वो डेफिसिट हो। अब यूरिन आउटपुट से हमें कैसे पता चलेगा कि किसी के अंदर वॉल्यूम की कमी है या ज़्यादती है? हमें और यूरिन आउटपुट से पता चलेगा। यूरिन आउटपुट हमें बताएगा कि रीनल ब्लड फ्लो कैसा है और जीएफआर कैसा है, उसको हमने मॉनिटर करना होता है।
फिर जैसे हमने शुरू में इसकी डेफिनेशन में भी देखा था कि इतने घंटे हो गए हैं और इतना यूरिन पास हुआ है, बस इसका मतलब कि किडनी में जो है ना वॉल्यूम ओवरलोड हो गया है बॉडी में, ठीक है, इस तरह से। फिर वो फ्लूइड बैलेंस जो है हमने कैसे मेंटेन करना है, वेट मेजरमेंट्स करने हैं, मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट होता है ये, और इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड्स रखने हैं कि कितना इनपुट लिया कितना आउटपुट हुआ यूरिन का, ठीक है। फिर हमने जो है पेशेंट की कार्डिक हिस्ट्री देनी होती है, और जो है ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर कार्डिक फेलियर का पेशेंट है तो उसको हम एक्सेसिव फ्लूइड्स नहीं देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करते हुए हमने यूरिन आउटपुट को देखना होता है, उसके इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, वेट मेजरमेंट्स करने होते हैं, और हमने जो है वो कार्डिक हिस्ट्री लेनी होती है। फिर अगर पेशेंट को कोई इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस हैं तो उनको करेक्ट करना है, कार्डिक आउटपुट को करेक्ट करना है, उसके बीपी को हमने करेक्ट करना है। फिर उसके जो है डायलिसिस हमने करना है कब, ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि व्हेन टू ऑर्डर डायलिसिस ऑफ द एक्यूट किडनी इंजरी पेशेंट। तो अगर सिम्टोमेटिक यूरीमिया है, मतलब यूरीमिया के जो है ना कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई हैं, लाइक इन्फेक्शंस, पेरिकार्डाइटिस, एंसेफेलोपैथी सारी। फिर एसिडीमिया, बहुत ज़्यादा एसिडोसिस हो गई है, बहुत ज़्यादा हाइपरकैलेमिया हो गया है, वॉल्यूम ओवरलोड हो गया है बहुत ज़्यादा, तो अर्जेंट डायलिसिस। तो इसका निमोनिक है AEIOU, वोवल्स होते हैं ना उनसे। A फॉर एसिडोसिस हो जाए, E फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है मतलब हाइपरकैलेमिया हो जाए, I फॉर इंटॉक्सिकेशंस हो जाए, लाइक वॉल्यूम ओवरलोड, और फिर वी हैव द U फॉर यूरीमिया, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है कि व्हेन टू ऑर्डर डायलिसिस, ये आपका UQ है, ये आपने याद रखना है। तो ये हमारी ट्रीटमेंट थी, हमारी जो है ना जनरल, कि हमने ड्रग्स को अवॉइड करना है, IV फ्लूइड्स मतलब फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना है, और उसके बाद हमने जो है वो पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस करेक्ट करने हैं, कार्डिक आउटपुट करेक्ट करना है, BP मेंटेन करना है, और व्हेन टू ऑर्डर डायलिसिस। फिर प्री रीनल को कैसे ट्रीट करेंगे, जो डिसऑर्डर है उसको ट्रीट करेंगे, लाइक हाइपोवोलेमिया है उसको ट्रीट करेंगे, शॉक है उसको ट्रीट करेंगे, कार्डिक फेलियर है उसको ट्रीट करेंगे। तो फ्लूइड्स हमने देने हैं टू रीस्टोर द ब्लड प्रेशर, क्योंकि हाइपोवोलेमिया हुआ है ना। लेकिन जिन पेशेंट्स को जो है एडीमा या एसाइटिस है, उनके अंदर हमने ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये भी आपने याद रखना है कि नॉर्मल सेलाइन इज़ ऑफन प्रेफर्ड, ठीक है। ये आपका ये MCQ है कि नॉर्मल सेलाइन जो है ना उसको हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट को एसिडीमिया है ना, तो उस केस में हमने नॉर्मल सेलाइन नहीं देना होता, क्योंकि वो हाइपरक्लोरेमिया जो है ना उसको वर्सन करेगा, क्लोराइड का जो लेवल ऑलरेडी भरा हुआ है वो और ज़्यादा वर्सन करेगा। उस केस में फिर हमने रिंगर लेक्टेड यूज़ करना है। तो ये आपका MCQ है, याद रखना है। वैसे नॉर्मल सेलाइन, अगर एसिडेमिया है तो रिंगर लेक्टेड, ठीक है। फिर कोई भी ऑफेंडिंग एजेंट है, कोई भी ड्रग्स हैं कोई जो कि प्री रीनल को ख़राब कर रही हैं, जैसे NSAIDs हमने कहा कि ये जो है एफरेंट आर्टीरियोल की कंस्ट्रक्शन करती हैं, इस इनहिबिटर जो है वो एफरेंट आर्टीरियोल की वेज करती हैं, तो ये इम्पेयर करती है ना, तो उनको हमने ट्रीट करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंट्रिंसिक में क्या होगा, जो कॉज है जिसकी वजह से किडनी ख़राब हुई है, रीनल फंक्शन, उसको ट्रीट करना है, सपोर्टिव मैनेजमेंट है। अगर ओलिगोयूरिक है तो इसका मतलब कि बॉडी में इकट्ठा हुआ हुआ है सारा, तो हम जो है वो यूरिन फ्लो को इंक्रीज़ करने के लिए फुरेसेमाइड देंगे। फिर पोस्ट रीनल क्या है, ये पोस्ट रीनल में ये है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से यूरिन इकट्ठा हो गया, बाहर नहीं निकल रहा, हमने कैथेटर डाल के यूरिन को बाहर निकालना है, और यूरोलॉजी कंसल्टेशन करनी है, ठीक है। लेकिन इसमें एक ख्याल रखना है कि हमें रैपिड इंक्रीज़ नहीं करना यूरिन आउटपुट, क्योंकि उससे क्या होगा कि बॉडी में से एकदम से इतना ज़्यादा वॉल्यूम लॉस होगा तो पेशेंट हाइपोवोलेमिक में जा सकता है, तो उसमें हमें IV फ्लूइड की रिप्लेसमेंट करनी होती है। तो हमने जो है ख्याल से आराम आराम से जो है वो यूरिन को बाहर निकालना होता है। हम इसके साइड बॉक्सेस देख लेते हैं।
कि डायग्नोस्टिक अप्रोच इन एक्यूट किडनी इंजरी पेशेंट। सबसे पहले हमने उसकी हिस्ट्री ली, उसकी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन की। फिर हमने क्या किया कि उसके ड्यूरेशन नोट किया कि रीनल फेलियर कितनी देर से है। उसके बेसलाइन क्रेटिनिन लेवल्स जो हैं वो हमने देखे, तो उससे हमें पता चल गया कि कितना हुआ है। दूसरा काम क्या है कि हमने ये पता लगाने के बाद कि कितना टाइम हुआ है रीनल फेलियर में, हमने दूसरा काम करना है कि हमने कॉज को रूल आउट करना है। प्री रीनल है, इंट्रा रीनल है या पोस्ट रीनल है, उसे हमें कैसे पता चलेगा? हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन से और लैब फाइंडिंग से। फिर हमने नोट करने होते हैं साइंस ऑफ वॉल्यूम डिप्लीशन एंड कार्डियक हार्ट फेलियर। इससे हमें पता चलेगा कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर, तो उससे हमें पता चलेगा प्री रीनल एटियोलॉजी का। इसी तरह अगर पेशेंट को साइंस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन है, तो उससे हमें पता चलेगा कि उसको जो है वो एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है। इसी तरह अगर हमें सब सुप्राप्यूबिक मैस मिलता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया और ब्लैडर डिसफंक्शन मिलता है, उससे हमें पता चलेगा कि पोस्ट रीनल है। फिर हमने ड्रग्स का रिव्यू करना होता है कि कोई हिस्ट्री ऑफ ड्रग्स तो नहीं है। यूरिन एनालिसिस करना होता है और यूरिन केमिस्ट्री हमने नोट करनी होती है, ये सारी चीज़ें। और रीनल अल्ट्रासाउंड करना होता है टू रूल आउट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर ड्यूरेशन हमने नोट किया, फिर हमने प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल को किया, ड्रग्स को रिव्यू किया, यूरिन एनालिसिस, यूरिन केमिस्ट्री और रीनल अल्ट्रासाउंड किया। ठीक है, देन इज़ के मॉनिटरिंग का पेशेंट विद क्या है, किस तरह से मॉनिटर करेंगे? वेट लेंगे डेली, इनटेक आउटपुट जो है वो चार्टिंग करेंगे, यूरिन कितनी इनपुट लिया है फ्लूइड का और कितना आउटपुट है। बीपी नोट करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ठीक है, बीपी जो है वो लेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल चेक करेंगे कि अगर हाँ पेशेंट को हाइपरकैलेमिया और एसिडोसिस है तो वी विल ऑर्डर द डायलिसिस। ठीक है, इसी तरह हमने एनीमिया के लिए एचबी और हिमाटोक्रिट लेवल चेक करवाना होता है और साइंस ऑफ इन्फेक्शन नोट करने होते हैं। तो वेट, इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और एचबी और हिमाटोक्रिट और इन्फेक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट है, रेब्डोमाइलोसिस, इसका आपका यूक्यू भी आया हुआ है। इसको ध्यान से देखें कि होता क्या है कि ट्रॉमा की वजह से, क्रश इंजरीज की वजह से, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी की वजह से, सीजर्स की वजह से, स्नेक बाइट्स की वजह से, मोस्टली ट्रॉमा की वजह से क्या होता है, स्केलेटल मसल्स ब्रेक डाउन करते हैं। जब स्केलेटल मसल्स ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको पता है मसल्स के अंदर क्या होती है, प्रोटीन, मायोग्लोबिन, तो वो ब्लड में आना शुरू हो जाती है। जब वो ब्लड में आती है तो वो किडनीज़ के अंदर जब जाती है तो उनके लिए टॉक्सिक होती है, जिसकी वजह से किडनीज़ की ट्यूब्यूल्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, दैट रिजल्ट्स इन एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, तो फिर जो है हम क्या करवाएंगे, अगर उसका लैब एनालिसिस करवाएंगे तो हमें क्या एलिवेटेड मिलेगा, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज। और वो जो सेल्स डैमेज हो रहे होंगे उनके अंदर से जब पोटेशियम बाहर निकलेगा, सॉरी पोटेशियम, हाँ, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरकैलेमिया। इसी तरह हाइपोकैलेसीमिया हो जाएगा और हाइपर यूरिसीमिया होगा, ये भी सेल्स की डेथ की वजह से होगा। ठीक हो गया, और फॉस्फेट रिलीज जो होगा वो कैल्शियम को पकड़ लेगा तो वो हाइपोकैलेसीमिया करवा देगा। तो ये सारी चीज़ें हमें लैब एनालिसिस में मिलेंगी। फिर इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे कि वो जो सारा मतलब गंद है, आपने बाल्टी पैक किया पानी की तो उसके लिए आप IV फ्लूइड्स दोगे ताकि वो बाहर निकले। इसी तरह मैनेटोल दोगे ताकि वो डायरेसिस बाहर निकले। इसी तरह क्योंकि पोटेशियम है तो पोटेशियम को वापस सेल्स में डालने के लिए आप बाइकार्बोनेट दोगे। तो दिस इज़ अ ट्रीटमेंट, और ये आपका इंपॉर्टेंट UQ है। मैं इसका आपको सिनेरियो डिस्कस करवाऊंगी तो फिर आपने इसको डायग्नोज करना होगा। ठीक है, देन ये वाला देखें कि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो है, इसके कॉजेज़ दो तरह के होते हैं, या तो इस्कीमिया की वजह से ट्यूब्यूल्स नेक्रोसिस हो गई है या नेफ्रोटॉक्सिक। इस्कीमिया में क्या है कि रीनल ब्लड फ्लो की सीवियर डिक्लाइन हो गया, एज इन शॉक, हैमरेज, सेप्सिस, DIC, हार्ट फेलियर, और वो ट्यूब्यूल्स की सेल्स की डेथ करवा रहा है क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा उनको। नेफ्रोटॉक्सिक क्या है कि उसका जो इंजरी हो गई है उसके रीनल पैरेन्काइमा की, ठीक है, और इसके जो कॉजेज़ हैं वो क्या है, ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स, माइनोग्लाइकोसाइड्स, रेडियो कंट्रास्ट एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, एनसेड्स हैं, पॉइजन्स हैं, मायोग्लोबिन है जैसे भी हमने पढ़ा रेब्डोमाइलोसिस में, और इसके अलावा हीमोग्लोबिन यूरिया है अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हिमोलिसिस हो रही है, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हैं लाइक सिस्प्लाटिन है,
या फिर मल्टीपल माइलोमा आपको याद हो, अगर उसमें से बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में जो है वो एबनॉर्मल किस्म की एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं, तो वो अगर किडनी को आगे इंजर कर दें तो बोथ इस्कीमिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक जो है ना द टाइप्स ऑफ एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कि 3 बेसिक टेस्ट फॉर पोस्ट रीनल फेलियर। फिजिकल एग्जामिनेशन आपने की टू पैल्पेट द ब्लैडर, अल्ट्रासाउंड किया टू लुक फॉर द ऑब्स्ट्रक्शन एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस, और कैथेटर यूज़ किया टू लुक फॉर कि कितना वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो है वो इकट्ठा हुआ है। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस का कोर्स क्या है कि सबसे पहले ऑनसेट होता है कि सबसे पहले जब किसी भी इस्कीमिया या किसी भी नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट से उसकी इंजरी हुई, फिर ओलिगो यूरी फेस आता है सबसे पहले कि 10 से 14 दिन के अंदर क्या होता है, एजोटीमिया और यूरीमिया डेवलप हो जाता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। फिर डायरेटिक फेस आता है कि यूरिन आउटपुट जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड हो गया होता है, मतलब पहले किडनी कुछ भी नहीं रिलीज़ कर रही होती तो बॉडी में इतना ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, सॉल्ट वाटर फ्लूइड्स, तो वो बाहर निकालना शुरू कर देती है। ठीक है, जो कि ओलिगोयूरिक फेज़ में थी। ऑस्मोटिक डायरेसिस जो ड्यू टू रिटेन्ड सोल्यूट्स ड्यूरिंग ओलिगोयूरिक फेसिस। ठीक है, मतलब ओलिगोयूरिक फेज़ में जो सोल्यूट्स इकट्ठे हुए थे उसकी वजह से अब सोल्यूट्स बाहर आएंगे, तो उसकी वजह से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा और सेल डैमेज जो है वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। तो अब फिर क्या होगा, रिकवरी हो जाएगी ट्यूबुलर फंक्शन की। फिर यूरिन ऑस्मोलैरिटी का थोड़ा सा आपको बताया हुआ है कि ये आपको बताएगा कि यूरिन की कितनी कंसंट्रेशन है, जितनी ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी होगी उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी। अब नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या होता है, जब भी डिहाइड्रेशन होती है ना, तो हमारी बॉडी में जो है ना यूरिन कंसंट्रेशन होना शुरू हो जाती है, मतलब कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब भी डिहाइड्रेशन होगी तो हमारी इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कम होगा ना, उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होगा, एडीएच का रिलीज़ होगा। एडीएच क्या करवाएगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी करेगा, ताकि वो जो वाटर बैलेंस है वो मेंटेन हो। और उसकी वजह से क्या होगा, जब पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा बॉडी में तो कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। लेकिन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में क्योंकि ट्यूब्यूल्स डैमेज हो गई हैं, अब वो वाटर या सोडियम को रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो हमें जो है वो यूरिन कंसनट्रेटेड नहीं मिलेगा और लो यूरिन ऑस्मोलैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो हमें बताएगा कि कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा इन द डिहाइड्रेशन है फिर भी लो यूरिन ऑस्मोलैरिटी है। ठीक है, फिर साइड पे बताया हुआ है, साइड बॉक्स है कि एक्यूट किडनी इंजरी जो है उसका डायग्नोसिस हमें बताया चलता है बाय एलिवेटेड बर्न एंड क्रेटिनिन लेवल्स, और वैसे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है। अच्छा, ये साइड पे लिखा हुआ है कि किसी भी पेशेंट के अंदर आपने करना है यूरिन एनालिसिस, यूरिन केमिस्ट्री, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लैडर कैथेटराइजेशन टू रूल आउट ऑब्स्ट्रक्शन, diagnostic and therapeutic as well, renal ultrasound to look for obstruction. In evaluating the patient with a acute kidney injury, first exclude the pre-renal and post-renal, then जो है ना intrinsic renal causes. Then ये वाला टेबल देख लें, pre-renal जो है उसमें we have the हाइलैंड कास्ट हमें मिलेंगे, जो इंट्रारीनल एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में मडी ब्राउन कास्ट मिलेंगे, और जो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसमें आपको WBCs, RBCs, फैटी कास्ट मिलेंगे, प्रोटीन्स में मिलेंगी, ब्लड में मिलेंगी। इंटरस्टिशियल में आपको जो है ये सब कुछ मिलेगा, और इओजिनोफिल्स इंपॉर्टेंट हैं इसमें ना, बाकी वही चीज़ें हैं। पोस्ट रीनल जो है इट इज़ बिनाइन, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ नेगेटिव होगा। तो यूरिन एनालिसिस देखें आपको कैसे हेल्पफुल हो रहा है टू डायग्नोज फॉर द कॉज। फिर वो बता रहे हैं इन अर्ली फेज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है, दैट इज़ हाइपरकैलेमिक कार्डियक अरेस्ट एंड पल्मोनरी एडीमा। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स इन एक ही आए, कितनी सिवियरिटी है रीनल फेलियर की, हेल्थ ऑफ द पेशेंट क्या है, और क्लिनिकल सर्कमस्टांसेस क्या है। सिवियरिटी का कैसे पता चलेगा कि कितना क्रेटिनिन लेवल है, ऑलिक यूरिया कितना है, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम कितनी है, डायलिसिस की कितनी रिक्वायरमेंट है, वो हमने देख ली कि कब डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होगी, AEIOU, ड्यूरेशन कितनी हो गई है, और यूरिन एनालिसिस में हमें क्या मिल रहा है। हेल्थ का कैसे पता चलेगा, उसकी एज और उसकी कोमॉर्बिडिटीज़।
और उसके बाद जो है वो क्लिनिकल सर्कमस्टेंस क्या है कि कॉज क्या है रीनल फेलियर का, और स्वेरिटी कितनी है, रिवर्सिबिलिटी क्या है, नंबर एंड टाइप ऑफ द फेल्ड, कोई ऑर्गन सिस्टम तो नहीं इन्वॉल्व हो गया, सेप्सिस दूसरी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं इन्वॉल्व हो गई, इनके ऊपर हमारी एक्यूट किडनी इंजरी की पेशेंट की जो है ना वो डेथ या लाइफ डिसाइड होगी। साइड बॉक्स देखें कि रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट मीडिया जो है ये हमारा एक्यूट ब्लड नेक्रोसिस करवा सकता है। ये क्या करता है, एफरेंट आर्टीरियल की स्पैज़म करवा देता है, ठीक है। और इसको हम फिर कैसे ट्रीट कर सकते हैं कि हम रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट एजेंट देने से पहले पहले क्या दें, सेलाइन हाइड्रेशन करें ताकि ज़्यादा सा पानी हो और वो उसकी टॉक्सिसिटी ना हो। Whenever a patient has elevated creatinine levels, first thing to do is look at the previous lab data to determine the baseline creatinine. This helps to determine whether the patient has AKI, CKD or chronic renal failure. इसको हम कहते हैं acute on chronic renal failure. इसको हम chronic renal failure के साथ डिस्कस करेंगे। फिर एजोटीमिया और यूरीमिया की बात करते हैं कि एजोटीमिया में एलिवेशन होती है जस्ट, और यूरीमिया इन साइंस एंड सिम्टम्स आ जाते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट एंड, और इसमें फिर हमारी जो है वो आती है, और बर्न का लेवल जो है इसमें ज़्यादा हो जाता है 60 mg/dL से। अब नेक्स्ट पार्ट से ना हम इसके यूक्यूज डिस्कस कर लेंगे और रिमेनिंग थिंग्स। फिर हमारा ये एक्यूट किडनी इंजरी सबसे बड़ा टॉपिक है रीनल नेफ्रोलॉजी में, बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो जल्दी कवर हो जाते हैं।